हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेंच हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। इस चैप्टर में बेसिकली हमने देखा कार्य को, मतलब क्या भाई कि कार्य होता क्या है, किस प्रकार से होता है, कितने टाइप से इसके, इन सभी चीजों की बात करने के बाद हमने समझा किसको, ऊर्जा को। और ऊर्जा क्या होता है भाई, तो ऊर्जा होता है किसी भी कार्य करने की मापांकी। तो मतलब क्या, ऊर्जा अल्टीमेटली कार्य के रूप में मेजर की जाती है। इसके साथ ही साथ हमने देखा ऊर्जा के कई सारे टाइप्स, जिनमें से एक था हमारा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में हमने क्या बात किया, तो यांत्रिक ऊर्जा में हमने बात करी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। इन सभी की बातें करते करते हमने सभी प्रकार के छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को सीखा एंड हमने फाइनली डिस्कस किया शक्ति को। शक्ति का मतलब क्या भाई, तो यह है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की दर। इसको भी समझने सीखने के बाद फिर बारी आई कि क्या कोई दो ऑब्जेक्ट टकरा जाए तो उनके टक्कर के फलस्वरूप कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। मतलब उनके टकराने के दौरान उनका मोमेंटम, उनका संवेग, उनके टकराने के दौरान उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या बदल जाएगी, क्या सेम रह जाएगी, इन्हीं सभी चीजों की हम बातें कर रहे हैं। टकराने का क्या तात्पर्य भाई, तो जैसे नॉर्मली मैं कहता हूं कि कैरम की गोटी जो होती है वो रखी हुई है और हमने स्ट्राइकर से उसको हिट किया, तो क्या होता है भाई, स्ट्राइकर जाता है, गोटी को हिट करता है और गोटी किसी और डायरेक्शन में, स्ट्राइकर किसी दूसरे डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। हमने ऐसा भी देखा है, एक बॉल रखा हो जमीन पे और दूसरे बॉल से मैं उसको हिट करूं, या कंचे ले लेते हैं, तो क्या होता है भाई, पहला रेस्ट पे था, दूसरा गति में था, फिर इसके बाद जब दोनों टकराएंगे तो कुछ नई ही चीज देखने को मिलेगी। सिमिलरली ऐसा भी कह लूं कि मान लीजिए दो व्हीकल, दो गाड़ियां आमने सामने से आकर टक्कर हो गई, या एक गाड़ी चल रही है, पीछे से किसी ने उसको टक्कर मार दी, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बारी है सेशन में हमें डिस्कस करने के लिए द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्य को, ठीक है, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर को। क्या है इसका मतलब, चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो सेशन है इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों सही। मतलब हमारे IIT JEE या नीट की अगर बात करें तब भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्कूल में तो ऑब्वियस सी बात है हमारी NCERT के अंतर्गत आने वाले हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं भाई, हमें डिस्कस करना इस सेशन में द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्य की। मतलब ऐसा कि मैं अगर इसके पूर्व में कहूं कि भैया एक ही ऑब्जेक्ट है और जाकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है भैया, टक्कर कर दे रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट इस प्रकार से टकरा गए और टकराने के बाद पहला ऑब्जेक्ट इसी दिशा में और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी दिशा में चलने लग गया, तो इसको क्या कहते हैं कि भैया इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी वेलोसिटी u2 थी। टकराने के समय इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए एंड टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। एंड इस पूरे सिलसिले में हमने पाया कि इसको कहते हैं हम क्या, एक विमीय, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसको समझना आवश्यक है भाई, एक विमीय संघट्य और एक विमीय संघट्य, एक विमीय टक्कर। इसमें हमें क्या बातें समझ में आती है कि अगर इसको आपने कहा है कि यह प्रत्यास्थ है, मतलब क्या भाई, ये इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक, तो इलास्टिक कॉलिजन की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही रहता है कंजर्व्ड, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही रहती है कैसी, संरक्षित। एंड साथ ही साथ अगर मैं कहता हूं टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी वो भी कैसी रहेगी, कंजर्व्ड, मतलब वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी संरक्षित है। एंड इसका कुल संवेग P, संवेग ये भी क्या रहता है भैया, ये भी कंजर्व्ड रहता है ना, ये भी कैसा है, ये भी संरक्षित रहता है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रत्यास्थ संघट्य की। एक विमीय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी इसी दिशा में चल रहे थे और टक्कर होने के पश्चात भी ये इसी दिशा में चलते जा रहे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक विमीय संघट्य कहलाएंगे, ठीक है। अभी इस सेशन में जो बात करनी है वो हमें करनी है द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्य की। मतलब ये कैसे चलेंगे भाई, तो द्विविमीय यानी दो दिशाओं में चलेंगे। जैसे मैंने स्ट्राइकर वाला एग्जांपल लिया, क्या भाई, कैरम का जो बोर्ड होता है
गोटियां अल्टीमेटली उसी में रहने वाली है। आप अगर एक गोटी के ऊपर, मान लीजिए यहां पर एक गोटी और स्ट्राइकर से आपने जाकर के यहां हिट किया, तो आपको पता है ना ये गोटी क्या होती है, इधर की तरफ चली जाएगी, और स्ट्राइकर यहां से टकराने के बाद में, ये स्ट्राइकर यहां से टकराने के बाद में इधर कहीं निकल आता है। ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कि अपन क्या करते हैं भाई, स्ट्राइकर से ऐसा ही निशाना लगाते हैं कि भाई अगर एक नॉर्मल सी भी कंडीशन में आपके साथ में शेयर करूं तो आपको पता है क्या भाई, तो नॉर्मली देखिए मैं कहता हूं कि अगर मेरे को पता है एक ऐसा मेरे पास क्या है, बोर्ड है ना, ये हमारा कैरम बोर्ड है, और इसमें क्या होता है भाई, तो इस तरीके से कुछ बना होता है ना, कॉर्नर्स ऐसे कुछ कटे हुए होते हैं जहां पे हमको ऐसा ही कुछ हमको एक बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मैं एक यहां कहीं पर एक गोटी है ना, यहां पे, और इसको यहां पहुंचाना है, और कहां से हिट करना चाह रहे हो भाई, तो हिट यहां से करना चाह रहे हो। अच्छा, यही वाली तो लाइन रहती है, हमें यहां से उसको हिट करना है, तो क्या करते हैं भाई, इधर भी हमारे पास में लाइनिंग्स बनी होती है अल्टीमेटली, इधर भी तो गैप्स होंगे ना, तो मेरे पास में कुछ कंडीशंस हैं कि भैया इन्हीं के बीचों बीच कहीं से मैं इसको हिट कर सकता हूं, तो मैंने यहां कहीं पे रखना होता है, आपको पता है यहां कहीं पे, कैरम जितने लोग खेलते हो सबको पता होगा, यहां कहीं पे मैं स्ट्राइकर रखूंगा और हिट कहां करूंगा पता है, इसको मैं हिट करने की कोशिश करूंगा यहां पर, यहां पे अगर मैंने यहां से हल्की सी ऐसे टच करते हुए यहां पे इसको हिट कर दी, तो पता है क्या होता है, ये जो कैरम की गोटी होगी ये सीधी जाकर के यहां पर सीधे पहुंच गई, और ये जो स्ट्राइकर होगा, ये स्ट्राइकर यहां से टकराने के बाद इसको हिट करेगा, तो ये टकराता हुआ कहां जाएगा भाई, तो ये अल्टीमेटली टकराता हुआ यहां से हल्का सा तिरछा होगा और यहां कहीं पे टकराएगा, फिर यहां से टकराने के बाद में ये हो सकता है यहां से लौटता हुआ इधर वापस आ जाए, फिर यहां से लौटता हुआ इधर चले जाए, इससे कोई लेन देन नहीं। मुझे मेनली किससे मतलब था, तो मेरा सबसे फर्स्ट लेन देन था किससे भाई, इस ऑब्जेक्ट से, इसने टकराया और इसको इधर भेज दिया। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो पिंड है ये किस में रखी हुई है, रेस्ट में, और ये किस में भाई, अगर ये चल के जा रहा है मतलब ये किस में आ गया, मोशन में, मतलब इसके पास एक प्रारंभिक वेग होगा और इसके पास कोई प्रारंभिक वेग नहीं होगा, ये गोटी रखी हुई होगी मतलब जीरो। लेकिन जब ये यहां पे टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद इसके वेग में परिवर्तन और इसके वेग में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। ऑब्वियसली जब कैरम की बात कर रहे होंगे बिल्कुल होगा, लेकिन जब आप प्रत्यास्थ संघट्य की बात कर रहे होंगे तब क्या कहता है प्रत्यास्थ संघट्य कि कुल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा संघट्य के पूर्व बराबर होता है कुल गतिज ऊर्जा संघट्य के पश्चात के, मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। ठीक, तो मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसा संघट्य नहीं होता जहां जिसको आप कह सको कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पे टक्कर हो और इनके टक्कर के बाद यहां पर है ना ये दोनों गोटियां टकराएंगी तो यहां से साउंड ना निकले भाई, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा ना निकले, ऐसा संभव आपको लगता है क्या? ये टकराएंगे तो ध्वनि निकलेगी, क्या यहां घर्षण के रूप में कोई चीज खर्च ना हो, फ्रिक्शन के रूप में कोई चीज खर्च ना हो, ऐसा आपको लगता है ये संभव है क्या? तो अब इसलिए ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर ऐसा कुछ संभव नहीं है तो इसका मतलब कुल गतिज ऊर्जा जो संघट्य के पश्चात है इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगी, कमी, और कमी क्या होती है, यही ये होते हैं हानि, और जैसे ही इसमें कमी आ गई इसका मतलब ये प्रत्यास्थ संघट्य नहीं रहा, ये अप्रत्यास्थ संघट्य हो गया। ये कैसा हो गया, अप्रत्यास्थ संघट्य। तो मतलब एक आइडियल कंडीशन लेना चाहता हूं कि भैया इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, ना तो साउंड के रूप में और ना ही फ्रिक्शन के रूप में। ये एक आइडियल कंडीशन, एक आदर्श हम सिचुएशन लेके चल, ठीक। तो आइए चलिए जरा हम बात करते हैं इसमें। तो हमें कुछ चीजें समझ में आई है क्या भाई, तो हमने नॉर्मली इस बात को देखा हुआ है कि ये कह रहे हैं यहां पर कि हमारा क्या है भाई, ये द्विविमीय प्रत्यास्थ, ठीक है, टक्कर होना है।
तो क्या क्या कंडीशन है द्विविमीय में प्रत्यास्थ टक्कर के लिए? तो एक सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं कि भाई ये देखिए हमारे पास, यहां से मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये क्या है हमारे पास, एक पिंड, और ये पिंड कौन है भाई? तो ये पिंड है मेरा m1। कौन है ये पिंड? m1, जो कि u1 वेग से चल रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? m1 पिंड जो कि u1 प्रारंभिक वेग से गतिमान है। क्या कर रहा है भाई? u1 प्रारंभिक वेग से गतिमान है, इससे ये चल रहा है। अच्छा, जबकि m2 द्रव्यमान का पिंड m1 के सरल रेखीय पथ पर विरामावस्था में उपस्थित है। m2 किस पे है भैया? रेस्ट में। ये जो है ये किस में है? ये रेस्ट में रखा हुआ। अब क्या हुआ, ये जाकर के इसको मार दिया टक्कर, और टक्कर मारने के बाद क्या हो रहा है जरा देखिए आराम से। तो भाई m1 जो ऑब्जेक्ट था, ये m1 ऑब्जेक्ट, ये कौन है? ये m1 जो ऑब्जेक्ट है पूरा भरा हुआ है ना, ऐसे ही बस नोटेशन के लिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि एक भरा हुआ होगा एक खोखला होगा। तो m1 जो है इधर डायरेक्शन में चला गया। अब जब m1 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैंने कहा कि इसका अब टकराने के बाद जो वेग है वो हो गया भैया v1, और ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन में चलने लग गया, तो इसकी जो वेलोसिटी रही उसको हमने कह दी क्या? v2। अब इसमें कुछ सिचुएशंस देखिए, मैं कहता हूं कि जिस रास्ते पे ये चल के पहले जा रहा था इसके साथ में जो m1 है वो θ1 का कोण बना करके अलग हो गया, और m2 जो है वो θ2 का कोण बना करके अलग हो गई, और यहां पर जो मेरी u2 की वैल्यू है वो है 0। u2 कितना है भाई? 0। मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। चल कौन रहा है? तो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ये पहला ऑब्जेक्ट, किससे? u1 वेग से। इसका मास कितना है भैया? तो इसका मास है m1। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि अगर ये v1 जो है θ1 का कोण बना करके निकल गया तो इस v1 के दो कंपोनेंट होंगे। कारण क्या है भाई? तो वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस v1 के दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया मेरा v1 cos θ1 और एक बन गया मेरा v1 sin θ1। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो मास था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, यहां पर वेलोसिटी है ना। दूसरे मास के लिए भी वेलोसिटी क्या? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी तो वेक्टर ही होती है। तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये जो बनेगा ये बन गया मेरा क्या? v2 cos θ2, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बन जाएगा v2 sin θ2। ये मास कौन है भैया? तो ये मास है m2। ये कौन मास है भैया? तो ये मास है m1। चलेगा। अब यहां से कुछ बातें हमको समझ में आ रही है। क्या? विरामावस्था में उपस्थित है जिस पर m1 के टक्कर के बाद वेग बढ़कर, अब इस शुरू में तो उसके पास कुछ वेग नहीं था, टकराया ये दूसरा ऑब्जेक्ट जाके तो इसके वेग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। वो कैरम का स्ट्राइकर ही मान लीजिए, बस वो आइडियल कंडीशन नहीं है, इमेजिन करने के लिए वही रख लीजिए, लेकिन वो आइडियल नहीं है, ठीक है ना। वहां काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए कि कैसे टक्कर हो रहा है, ठीक, तो से बढ़कर v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है v2, ठीक है। m1 के टक्कर के बाद वेग बढ़कर कितना हो गया भाई? v2 हो गया। अब चूंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में, संघट्ट का मतलब पता है ना भैया? टक्कर। प्रत्यास्थ संघट्ट में कुल गतिज ऊर्जा, ये मैंने अभी शुरू में ही आपको सिखाई है ना। कुल गतिज ऊर्जा
तथा स्थितिज संवेग लिख लेते हो सीधे, कुल गतिज ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अब बस हम बात करते हैं टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद इनके वेलोसिटीज की। ठीक है, तो मैं कहता हूं, चलिए मैं इसमें सिंपली देखिए, टक्कर के पूर्व, ठीक है, टक्कर के पूर्व m1 का वेग कितना है भाई, तो m1 का प्रारंभिक वेग ही कहलाएगा अल्टीमेटली, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, प्रारंभिक वेग कितना है भाई, तो ये है u1। सारी डेटा मैं अलग से निकाल के लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। m2 का प्रारंभिक वेग ये कितना होगा भैया, तो ये होगा u2 और इसकी वैल्यू है 0। u2 की वैल्यू कैसी है, 0, क्योंकि ये विरामावस्था में। दूसरा ऑब्जेक्ट किसमें है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है विराम में। अब क्या मैं बात करूं, तो अब मैं बात करता हूं टक्कर के पश्चात। टक्कर के पश्चात, ठीक है, m1 पिंड क्षैतिज से θ1 कोण बनाकर निकल जाता है। देखिए जो डायग्राम में मैं वही चीजें लिख रहा हूं और कुछ नहीं। क्या हो रहा है भाई, θ1 कोण बनाकर के क्या हो गया, ये निकल गया। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, θ1 कोण बनाकर निकल जाता है, अतः वेग का क्षैतिज भाग, और वेग का ही हम किसकी बात कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर भाग। अगर मैं वेग के क्षैतिज भाग की बात करता हूं तो क्षैतिज में ये कितना हो गया, v1 cos θ1, और ऊर्ध्वाधर में कितना हो गया भाई, तो v1 sin θ1। ठीक है, ये कितना है, v1 cos θ1, ऊर्ध्वाधर में कितना, v1 sin θ1। ऐसे ही मैं और बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसी प्रकार m2 पिंड क्षैतिज के साथ θ2 कोण बनाकर v2 वेग से निकल जाता है। ठीक है, अब θ2 कोण बना करके ये दूसरा निकल गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अतः v2 का क्षैतिज भाग क्या होगा भाई, v2 का क्षैतिज भाग क्या होगा, तो v2 के लिए, इस v2 के लिए क्षैतिज भाग आपको क्या दिख रहा है, v2 cos θ2, तो लिख लीजिए v2 cos θ2, और इसका v2 का ऊर्ध्वाधर भाग, तो ये कितना हो जाएगा, v2 sin θ2, चलेगा। अब देखिए, अब चूंकि प्रत्यास्थ संघट्य में एक ऐसा संघट्य भाई, प्रत्यास्थ संघट्य में कुल संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बस हमको दोनों के लिए इक्वेशन लिखना है, हमारा काम हो जाएगा। तो कुल कितना भी, कुल संवेग संरक्षित, कौन सा संवेग, तो मैं कहता हूं पहले क्षैतिज संवेग। क्षैतिज संवेग के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो क्षैतिज संवेग के लिए मेरे को समझ में आता है
कि भाई m1u1, देखिए m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2 चलेगा। भाई मास इंटू वेलोसिटी यही होता है ना संवेग, यहां पर भी मास इंटू वेलोसिटी यही तो होता है संवेग। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, तो वेग का कौन सा हिस्सा? क्षैतिज वाला। वेग का कौन हिस्सा? क्षैतिज वाला, तो यही तो होगा। अब चूंकि मेरे को पता है u2 जो है ये u2 ये कैसा है भैया? u2 0 है, तो फाइनली मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? m1u1 विच इज इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। ये हो गया हमारा क्या? क्षैतिज संवेग। अब हम बात करते हैं हमारे ऊर्ध्वाधर संवेग की। किसकी बात कर ले भाई? ऊर्ध्वाधर संवेग की। तो ऊर्ध्वाधर संवेग की चलिए बात करी जाए। इसी में मुझे ऊर्ध्वाधर संवेग की अब बात करनी है, तो मैं लिखता हूं जरा यहां पर ऊर्ध्वाधर संवेग। ऊर्ध्वाधर संवेग का मतलब क्या हो गया भाई? तो एक बात समझिए, ये पिंड इनिशियली कैसा था? रेस्ट में, और ये m1 क्षैतिज चल रही थी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? चूंकि पिंड m1 क्षैतिज गमन करता है एवं पिंड m2 विराम में है। मैं बहुत ही आराम से आपको ये चीजें कराते चल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलता है डेरिवेशन, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार निकालना क्या है, कर क्या रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको संवेग निकालना और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, बस दो ही चीजें, संवेग प्रूफ करना है और काइनेटिक एनर्जी को। तो मैं यहां पे अब कह रहा हूं कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टली चल रहा है, दूसरा रुका हुआ है, तो वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ऊर्ध्वाधर अक्ष में कुछ विस्थापन हो रहा है, कुछ वेग मिल रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं? अर्थात ऊर्ध्वाधर गति का मान शून्य है, यानी ऊर्ध्वाधर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कितना है उसका मान? शून्य है, 0 है। ऊर्ध्वाधर का मान कितना है? शून्य है। अब ऊर्ध्वाधर का मान शून्य हो गया, मतलब मैं क्या कह सकता हूं? अगर इसको लिखूं मैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ऊर्ध्वाधर संवेग बराबर कितना होगा? ऊर्ध्वाधर संवेग, तो ऊर्ध्वाधर संवेग देखिए, ये है मेरा v1 sin थीटा 1 और ये है मास इंटू वेलोसिटी। कौन सी? ऊर्ध्वाधर वाली वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख लूंगा? m1 v1 sin थीटा 1। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कुल ऊर्ध्वाधर संवेग की, मैं यहां कुल लगा दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो दूसरा मास के लिए दिख रहा है, किधर दिख रहा है? नीचे की तरफ वेलोसिटी दिख रही है, तो इसका संवेग कैसा हो जाएगा? तो इसका संवेग माइनस ऑफ m2v2 sin थीटा 2। क्या किया? ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ये m2v2 sin थीटा 2। अब हो गई यहां पर बात। अब कुल ऊर्ध्वाधर संवेग है कितना? तो कुल ऊर्ध्वाधर संवेग है 0। मैंने कह दिया ना, गमन हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी हो ही नहीं है वर्टिकल एक्सिस में, तो कितना होगा? मोमेंटम 0। तो 0 इक्वल्स टू मुझे मिल गया क्या? m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। अब मैं चलता हूं किस पे? गतिज ऊर्जा पे। अब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी भाई? कुल गतिज ऊर्जा जो होती है इसकी, वो कैसी होती है भाई? तो कुल गतिज ऊर्जा इसकी संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, मतलब मैं कह सकता हूं कि हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी प्रारंभिक ना भाई, m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगी अंतिम गतिज ऊर्जा के, यानी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के।
अब चूंकि मेरे को पता है u की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसी है भाई, ये u की वैल्यू कैसी है, 0 है, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा हाफ m1u1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। ये 0 है ना, तो ये मिला। चलो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd। अब मेरे को एक बात समझ में आती है कि भाई प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए तो मेरे को यही दो कंडीशन पता है, क्या, संवेग संरक्षित होगा और काइनेटिक एनर्जी संरक्षित होगी। और संवेग और काइनेटिक एनर्जी को मैंने जब संरक्षित किया तो क्या पा रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही इक्वेशन पाया, चौथी इक्वेशन मेरे को मिल नहीं रही है। और मेरे पास में क्या क्या दिख रहा है भाई, तो यहां से मुझे दिख रहा है, यहां क्या क्या चीज आपको दिखा, यहां v1 v2 तथा θ1 एंड θ2 4 क्या है भाई, चर राशियां हैं। एवं समीकरण कुल 3 है। क्या समझे, मेरे पास रिलेशनशिप कितनी है, 3, और वेरिएबल्स कितने, 4। तो भैया एक बात पता है ना, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है। 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन। भाई मान लो सिर्फ x हो तो एक समीकरण से सॉल्व हो जाएगा, x और y दोनों हो तो 2 समीकरण लेंगे, और x y z तीनों हो तो 3 समीकरण लेंगे, x y z और एक और कोई चीज मान लीजिए p, तो भैया कितने समीकरण लेंगे, मुझे 4 समीकरण लेंगे। यहां पर मेरे को कितने समीकरण मिल पाए, 3। चौथी कोई समीकरण मैं दे सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है, तो मेरे पास में जो कंडीशन थी प्रत्यास्थ संघट्ट की, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास सिर्फ 3 कंडीशन आई कि मैंने उसके संवेग को संरक्षित किया, मैंने उसके क्या किया भैया, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को संरक्षित किया, कुल 3 समीकरण प्राप्त किए, लेकिन हमको चाहिए थे कितनी, 4। तो मैं यहां पर ऐसी कुछ बात कर सकता हूं, क्या करना है भाई, तो मैं ये कह सकता हूं अतः गणितीय हल द्वारा इनके मान प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, गणितीय हल द्वारा इनके मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो फिर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनका मान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया जाता है। मतलब क्या, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि भाई ये कितनी वैल्यूज शो कर रही है। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं सिर्फ और सिर्फ किसको भाई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं यहां पर हेड ऑन कॉलिजन की, या फिर मैं ऐसा कहता हूं सबसे पहले ग्लांसिंग कॉलिजन की। मैं कहता हूं एक ऐसा टक्कर, पहला केस है ना, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं कहता हूं कि मेरा जो θ1 है, ठीक है, θ1 जो है ये नियरली 0 डिग्री के बराबर है, और जो ये मेरा θ2 है ये तकरीबन मान लेता हूं कितना, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, θ1 0 और θ2 90 डिग्री। अब इसमें चलिए हम निकालते हैं इसके संवेग और इसमें निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। इसमें बेसिकली होगा कैसा, तो ये देखिए ना, ये मान लीजिए ये मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, एकदम सीधा, ये होगा ना 0 डिग्री के लिए कंडीशन। और ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसके ऊपर क्या किया भैया, जाकर के बिल्कुल 90 डिग्री पर हिट किया। कितने पर, 90 डिग्री। मतलब ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होना है ना, ये दूसरा वाला जो बॉल है, इस पे टक्कर होने के बाद में सीधे इधर निकल जाए, ये सीधा, ये देखिए इस पे टक्कर होने के बाद ये सीधा इधर निकल जाए, यानी ये 90 डिग्री बना है और ये कितना बना है भाई, 0 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन है तो चलिए एक एक करके हमने जो निकाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं किसका भाई, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे
ये देखिए सबसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारे क्षैतिज संवेग की, मतलब m1u1 की। ठीक है, किसकी बात करनी है हमको, m1u1 की। तो हम अगर इसमें बात करना शुरू करते हैं क्षैतिज संवेग है ना, मतलब समीकरण एक से आपको क्या मिलेगा, तो मैंने निकाला था वो मैं सबसे पहले लिख देता हूं, m1u1 यही निकाला हमने। क्या होता है भाई, तो ये होता है m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2 के। अब इन वैल्यूज को चलिए रख देता हूं, तो अगर इन वैल्यूज को रखेंगे तो ये m1u1 विच इज इक्वल्स टू m1v1 cos 0 डिग्री, और ये पता है ये मैं पूरा इक्वल भी ना कह लूं, ये मेयरली इक्वल्स टू, मतलब नियरली इक्वल्स, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा एग्जैक्ट बराबर होगा, लगभग 90 डिग्री के बराबर, लगभग 0 डिग्री। तो ये हो गया प्लस m2v2 cos 90 डिग्री, और यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि भैया ये तो ऐसे याद भी होगा आपको, cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, देखिए ना, m1u1 विच इज इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा, है ना, मतलब cos 0, तो मतलब ये क्या मिल गया m1v1, ये तो 1 हो गया और ये पूरा टर्म 0। m1u1 इज इक्वल्स टू m1v1, या मैं यूं कहूं तो u1 इज इक्वल्स टू v1। देखिए एक रिजल्ट मिला, क्या मिला, ये मिला कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये जब जाकर के इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये क्या होगा भाई, तो ये ऐसे के ऐसे ही सीधा निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। और तो और इसकी शुरुआत में टकराने से पहले अगर यहां पर आप देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, u1, और ये टकराने के बाद जब ये इधर साइड में आ भी गया है ना, यहां पे जब आ भी जाएगा ये टकराने के बाद इधर कहीं ये तो ये आने के बाद भी जो इसकी वेलोसिटी है, अभी भी इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, u1 के, मतलब प्रारंभिक वेग के, यानी इसके वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ। तभी तो कह रहे काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं हुआ, देखिए सीधे सीधे चला गया। लेकिन इसी प्रकार से मैं इसी में दो और बातें कैलकुलेट करके ले आऊं, है ना, सेम चीज में दो बातें और कैलकुलेट करनी। दूसरा, अगर मैं ऊर्ध्वाधर की बात करता हूं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर संवेग, तो ऊर्ध्वाधर संवेग में हमने क्या पाया था भाई, हमने ऊर्ध्वाधर संवेग में पाया है 0 इज इक्वल्स टू m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2, यही पाया, देख लीजिए एक बार किसमें चल रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन, 0 इक्वल्स टू m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2। तो भैया ये रही ना, ये रही आपके सामने। अब रखना क्या है, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 90, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया भैया, तो m1v1 साइन 0 माइनस m2v2 साइन 90, 0 के इक्वल है। अब अल्टीमेटली आपको फिर से मैं याद दिलाऊं, यहीं पे लिख देता हूं ना, चलो, साइन 0 डिग्री कितना होता है भैया 0, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1। यहां क्या बनेगा, तो ये तो रहा 0, ये भी पूरा कितना हो गया 0, माइनस m2v2 साइन 0 साइन 90 कितना हो गया भैया 1। मतलब आपको क्या दिख रहा है, v2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, v2 इक्वल्स टू आपको दिख रहा है 0। v2 क्या दिख रहा है, v2 आपको दिख रहा है 0। मतलब इस केस में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, द्वितीय ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, 0। यानी जो दूसरा पिंड है, दूसरे पिंड का अंतिम वेग कैसा दिख रहा है आपको, सुनिए, मतलब ये दूसरा पिंड वहीं के वहीं, मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए, तो ये तो हुआ हमारे ये दो पॉइंट्स। अब जरा मैं बात कर लेता हूं इसी में काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात करता हूं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या था भाई, तो हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना,
हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज बना का बना रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना भाई, तो v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू आप उठा करके रख सकते हैं कितना, 0। v2 की वैल्यू कितना रख दूं, 0। तो v2 की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हो गया, तो आपको दिख गया हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर। मतलब क्या कह सकता हूं कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा इसकी कैसी है, संरक्षित है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, कोई चेंजेस नहीं। इसी प्रकार से एक और केस कंसीडर करता हूं मैं, जरा देखिए, मैं एक और केस कंसीडर करता हूं। केस नंबर 2। ठीक है, चल केस नंबर 2 में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि यदि θ2 जो हो वो 0 डिग्री हो जाए और θ1 एज इट इज रह जाए, θ2 0 डिग्री और वो एज इट इज रह जाए कौन, θ1, तो आप क्या कहेंगे, आपसे क्या मैं पूछता हूं क्षैतिज संवेग बताइए। तो क्षैतिज संवेग हमें पता है क्या होता है भाई, तो ये होता है मेरा m1u1 इज इक्वल्स टू, क्या निकाला था, m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। ठीक है ना, यही निकाला है ना, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए m1u1 इक्वल्स टू m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। अगर मैं यहां पर θ2 को 0 रख दूं तो मेरे को क्या मिल गया, m1u1 इज इक्वल्स टू m1v1 cos θ1। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं, एंड θ1 को रख लेता हूं मैं थीटा, चलो प्लस m2v2 cos θ2, cos 0 कितना होता है 1, तो मतलब क्या हो गया इनटू m2v2। इसी तरीके से मैं बात करता हूं ऊर्ध्वाधर संवेग की, तो ऊर्ध्वाधर संवेग में क्या होता है भैया, तो ऊर्ध्वाधर संवेग होता है 0 इक्वल्स टू m1v1 sin θ1 माइनस m2v2 sin θ2। अभी ये कितना हो जाएगा, तो m1v1 sin θ1, तो ये हो गया sin θ माइनस ये पूरा m2v2 sin θ2 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये sin 0 कैसा होता है भैया, 0, तो ये क्या हो गया 0 इक्वल्स टू m1v1 sin θ माइनस 0। क्या कर दूं मैं, मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा सिंपली m1v1 sin θ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, m1v1 sin θ इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे मिल गया यहां से 0। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने हमारे दो केसेस जो इसमें पॉसिबल थे, इसको हम केस 2 को कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन। क्या कहते हैं इसको, हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने से, हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने से टक्कर। और इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं ग्लैंसिंग कॉलिजन। इसको क्या नाम दे देते हैं, ये हमारा ग्लैंसिंग कॉलिजन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हेड ऑन और ये होता है हमारा ग्लैंसिंग कॉलिजन। मतलब जो हमने यहां पर डिस्कशन करना शुरू किया था कि ये दो पिंड हैं, है ना, एक रेस्ट में है और एक मोशन में है, इसने टक्कर मारा और टक्कर मार के क्या हो गए, एक ही समतल में है लेकिन दो डायरेक्शन में हो गए, तभी तो द्विविमीय हुआ ना, समतल नहीं बदलना है। इसलिए मैं कैरम की गोटियों की बात कर रहा था, वो टकरा के दो अलग अलग डायरेक्शन में गए, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होना कि वो गोटी उचक करके हाइट पे चली जाएगी, मतलब कैरम से बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो भाई जो हमने टारगेट यहां पर सेट किया था, जो हमें समझने के लिए क्या, तो 2 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन की जो हमने बात करी थी, ये हमने फुलफिल कर लिए, इसको हमने सीख लिया है, समझ लिया। ठीक है, तो भाई इसी प्रकार से बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए भी आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि डिस्कस करते हैं क्या, सीबीएसई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। मतलब यहां सीबीएसई से बिल्कुल ना घबराएं, ये अल्टीमेटली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है।
आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान, झारखंड, किसी भी बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से ही क्यों ना हो, आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट है भाई, क्योंकि आपके भी सिलेबस एनसीईआरटी है। साथ ही साथ यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो आपके लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है एंड आपकी पूरी कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल्स। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो ये भी मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत और इंप्रोवाइजेशन और चाहते हैं थोड़े बहुत कि भाई बहुत ज्यादा नॉलेज बूस्ट हो जाए, तो क्या करना, सिंपल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर बुक्स एंड ई बुक्स के लिंक्स अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करते हुए जाइए एंड आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे YouTube पे जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाती है एंड अगर आपके पास में कोई सुझाव है, कोई सजेशंस है, वो आप हम तक इजीली पहुंचा पाते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।